गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो फाइनली हर घर शिक्षा एंड पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत जैसे स्लोगन को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे 1.8 टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस चैप्टर का नाम ही है लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो हमने पहले शुरुआती टाइम में चार्ज को जाना, ठीक है। हमने चार्ज के बारे में जाना कि लाइक चार्ज क्या है, कैसे आया, लाइक कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, हमने कैसे लाइक फाइंड आउट किया डेली लाइफ में हम कैसे रिलेट करें कि चार्ज क्या होता है। तो हमने ये भी जाना इस चैप्टर में और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जब तक चार्ज स्टैटिक है, जब तक चार्ज एक जगह पर रुका हुआ है तब तक वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और फिर जब चार्ज मूव करने लगेगा तो वही करंट को जनरेट करेगा, करंट को जन्म देगा, और वो करंट हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो फिलहाल हम पढ़ेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड में तो सब लोग जाते हैं, कोई लाइक एक्सरसाइज करने, कोई रनिंग करने, वॉक करने। तो ऐसा ही कुछ फील्ड जैसा हम यहाँ पे देखने वाले हैं, लेकिन इस बार फील्ड के पहले नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक ऐसा मैदान देखो मैं आपको रिलेट करा रहा हूँ, एक ऐसा मैदान जहाँ पर अगर आप जाते हो तो यू विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोल रहे हो सर, ढंग से समझाओ ना। मतलब क्या हमको वहाँ करंट लग जाएगा? बेटा करंट की तो मैंने बात की नहीं है। करंट तो तब तक नहीं लगेगा जब तक चार्ज मूव नहीं करेगा, तब तक करंट पैदा ही नहीं होगा, है ना बेटा। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, मान लो देखो पहले मैं आपके सामने यहाँ पे पहले बता दूँ कि सोर्स चार्ज एंड हमने पॉइंट चार्ज को जान चुके हैं पहले ही कि अगर जब छोटा सा चार्ज लार्ज डिस्टेंस पर रखे रहते हैं उनको पॉइंट चार्जेस कहते हैं। और यहाँ पर ये टेस्ट चार्ज है बेटा, टेस्ट चार्ज हम बोल सकते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होता है? प्लस क्यू चार्ज, लाइक पॉजिटिव चार्ज, बहुत ही छोटा जिसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जिससे जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और सोर्स चार्ज वो चार्ज है जो कि रखे हुए लाइक है वही पॉइंट चार्ज, दिस इज पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे यही बताना था कि पॉइंट चार्ज में और टेस्ट चार्ज में क्या डिफरेंस है। अगर ये प्लस क्यू है तो ये एक ऐसा चार्ज है कि ये अपने चारों ओर कुछ फील्ड जनरेट कर देगा, कुछ लाइक इसको ऐसे समझ लो कि एक शेर जिस इलाके में रहता है तो वो एक अपना इलाका बना लेता है कि ये इलाका मेरा है और इस इलाके में कोई भी आएगा तो मैं दहाड़ूंगा, मुझे महसूस होगा कि इस इलाके में एंट्री हो गई है और उसका शिकार मैं कर डालूंगा। तो सेम यही करता है लाइक पॉइंट चार्जेस, लाइक जितना छोटा चार्ज होगा और जितना बड़ा चार्ज होगा लाइक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो जितना बड़ा चार्ज होगा वो उतनी ही ज्यादा अपने लाइक 3D स्पेस में, 3D का मतलब क्या होता है बेटा, एनसीईआरटी पढ़ोगे वहां 3D वर्ड लिखा हुआ है। 3D का मतलब है एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में, मतलब चारों ओर। इसका मेन जो मकसद है बोलने का, चारों ओर। तो वो अपने चारों ओर एक ऐसा स्पेस लाइक ऐसी जगह क्रिएट करता है जिसमें अगर आप जाओगे तो इस प्लस क्यू चार्ज को पता पड़ जाएगा कि एंट्री हो चुकी है और ये अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा देगा, डिपेंड करता है कि टेस्ट चार्ज का जो साइन है वो क्या है। अगर मैंने क्या किया, ये एक सोर्स चार्ज है जो कि प्लस क्यू है, इसने अपने चारों ओर इतनी सी जगह पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से बोल रहा हूं, एक ऐसी फील्ड जिसमें अगर कोई आता है तो इसे पता पड़ जाएगा, ये या तो उसमें अट्रैक्शन लगाएगा, अट्रैक्शन खींचेगा, या फिर ये इस पर रिपल्शन लगाएगा। ये डिपेंड करता है कि जो भी इसके अंदर आएगा चार्ज वो पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इतना तो हम जानते हैं, रिपल्शन सेम चार्जेस के बीच में होता है और अट्रैक्शन अनलाइक चार्जेस के बीच में होता है, ठीक है। सो ओवरऑल यहाँ पर बेटा प्लस क्यू ने एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी है। कैसी फील्ड जनरेट कर दी है जिसको हम देख नहीं सकते, हवा को कोई देख नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जब हवा चलती है तो हमारे गालों को फील भी होता है, आंधी आती है तो फील होता है ना, लाइक कुछ है, देयर समथिंग। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड तब महसूस होगी कि अगर आप छोटा सा पॉजिटिव चार्ज लेकर जाते हो। जब तक ये यहाँ पर रखा हुआ है, अभी तक इसको रख दिया, ये अपनी जगह पर
रखा हुआ है, लेकिन आपने यहाँ पर रखा, अभी भी इसको कोई दिक्कत नहीं है, अपनी प्लेस पर रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही आपने इसको यहाँ पर रखा, अब इस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। आप देखोगे ये यहाँ पर टिक नहीं पाया, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है। और क्योंकि बेटा फोर्स कौन लगा रहा है, ये प्लस क्यू चार्ज, और फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। और बेटा पॉजिटिव चार्ज के केस में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। देखो मैं आपको बता दूं, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में लगाता है। देखो ये तो फोर्स की डायरेक्शन थी, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है वो फोर्स की सेम डायरेक्शन में लगता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो बेटा इससे हम कहीं ना कहीं ये तो समझ ही गए कि इस चार्ज से चारों तरफ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसा एक वर्ड हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हमने इमेजिनरी बनाया है, एक पिक्टोरियल बनाया है। मतलब और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हमने ये कंसिडर कर लिया, इमेजिन कर लिया कि ये पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं ये अपने अंदर से कुछ लाइंस निकालते हैं जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। और पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस निकलती हैं वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं, ठीक है। और अगर निगेटिव चार्ज होता है तो हमेशा रेडियली इनवर्ड होती है, मतलब अंदर की तरफ होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती हैं। और अगर यही चार्ज निगेटिव चार्ज, तो इसके चारों ओर रेडियली इनवर्ड होती है। जो फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इसके अंदर आती हैं बेटा, ठीक है बेटा। तो लाइक यहाँ पर सब लोग फोर्स का फॉर्मूला हम ऑलरेडी कूलम्ब्स लॉ में जान चुके हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला एक बार और रिपीट करेंगे। यहाँ फोर्स होता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1, ये Q प्लस Q चार्ज, और ये पॉजिटिव, इसको मैं कैपिटल लिख देता हूँ, ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो Q प्लस Q एंड अगेन Q चार्ज अपॉन R², इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। तो बेटा ये तो सब जानते हैं कूलम्ब्स लॉ से। अभी आपको यूँ समझना है कि ये जो फोर्स है ये किस पर लगा, ये फोर्स लगा प्लस Q चार्ज पर, इस पर लगा प्लस Q चार्ज पर। और ये जो टर्म है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन R², ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी इस प्लस Q चार्ज पर, एक टेस्ट चार्ज पर, इसी को बोलते हैं बेटा फोर्स। क्योंकि यहाँ पर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमेशा यहाँ पर प्लस और माइनस से फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर प्लस है मतलब रेडियली आउटवर्ड और माइनस है रेडियली इनवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमको हमेशा जानना है, डिपेंड करता है चार्ज पे। अगर प्लस Q चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, और अगर माइनस Q चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड, अंदर के साइड, ठीक है। तो यहाँ से हमने इतना जान लिया। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q। बेटा ध्यान रखना, इस टेस्ट चार्ज पर निर्भर नहीं करती, डिपेंड नहीं करती इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको सिर्फ और सिर्फ उस चार्ज से मतलब होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, पैदा कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है। अब बेटा याद रखना, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है तो हम जानते हैं ये R मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है और यहाँ पर R कैप आ जाएगा डायरेक्शन, ठीक है बेटा। अभी मैं बात करूँ, ये तो हमने समझ लिया, ठीक है। अभी हमने जैसे फोर्स समझा था पहले कूलम्ब्स लॉ से, फिर फोर्स को हमने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था, और उसके बाद में हमने जाना कि चलो कोई बात नहीं, दो चार्ज हैं तो उनके बीच में कूलम्ब्स लॉ से निकाल लेंगे। लेकिन जब ढेर सारे चार्ज हों तो हम फिर क्या करें, फोर्स कैसे निकालें? तो बेटा इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जब ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर ढेर सारे चार्ज रखे हुए हैं, तो उस कंडीशन में हम कैसे निकालें। समझा कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो सिमिलर होता है फोर्स के ही, बट फोर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पे, लाइक फोर्स के इस तरह से निकलता है, लाइक फोर्स इनटू Q। अगर फोर्स के टर्म में निकालना है तो फोर्स हम जानते हैं, फोर्स का हो जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू E इंटू Q, ठीक है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है चार्ज, और ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। तो ये तो हमने समझ लिया। यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ से हम फोर्स का फॉर्मूला रख देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारे सामने, फोर्स अपॉन
क्यू चार्ज। अब आपने मैंने ये भी बता दिया, यहाँ पे क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो कैसे फाइंड आउट करना है। हमेशा याद रखना कि अगर दो चार्जेस हैं और दोनों प्लस क्यू चार्जेस हैं, तो हम भी जानते हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे, धक्का देंगे, ठीक है। तो अगर फोर्स ये वन चार्ज है, सेकंड चार्ज है, तो फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज ये है, और फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज ये है। तो बेटा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो प्लस के केस में ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक के कारण जनरेट हो रही है और एक टेस्ट चार्ज होता है। तो अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जानना है तो वो बेटा हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होगी। किस डायरेक्शन में होगी, फोर्स की डायरेक्शन में, तो उसका डायरेक्शन यही होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इसके कारण जानना है तो वो इस डायरेक्शन में होगा। हमेशा याद रखना, फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चारों ओर 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, जिसमें अगर कोई भी टेस्ट चार्ज लेकर आते हो तो उस पर एक फोर्स लगता है, अब वो रिपल्सिव होगा अगर प्लस चार्ज है टेस्ट चार्ज, और वो अट्रैक्टिव होगा या अगर वो माइनस चार्ज है, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, जैसे कि हमने फोर्स के केस में समझा था। अब बेटा एनसीईआरटी इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाती है, तो हम एक बार समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट P है, ठीक है, इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज, ठीक है, पॉइंट P पर रखा हुआ है टेस्ट चार्ज। इसको मैं हटा रहा हूँ, आपको बताने के लिए लिखा था मैंने, ठीक है, वरना डायग्राम बनाने में दिक्कत होगी। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट चार्ज रखा, देखो ध्यान रखो, टेस्ट चार्ज वहाँ रखा है जो एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, और मैंने अभी रखा है यहाँ पे एक क्या पॉइंट चार्ज। अब इस पॉइंट चार्ज ने अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करना स्टार्ट कर दी, और अभी हमने देखा कि इस पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। तो बेटा क्योंकि ये प्लस चार्ज है, ये पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, तो ये इसको धक्का देगा, पुश करेगा, तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ, इस पर फोर्स लगेगा, तो इसी तरफ इस पर क्या लग जाएगा बेटा। अगर इसका मैं बता दूं कि ये है इसका आर वेक्टर, आर मतलब पोजीशन वेक्टर, पोजीशन देखो ये फर्स्ट चार्ज है ऑन P चार्ज, तो पोजीशन वेक्टर ड्यू टू फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट टू P, ठीक है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं मैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 ये। अब मैंने बोला कि यहाँ पर देखो ये तो फर्स्ट चार्ज हो गया, इतना तो हम यहीं पढ़ चुके थे, पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, अभी थोड़ी देर पहले। अब हमें सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण पढ़ना, तो हमें एक और चार्ज लेकर आएंगे। तो एक और चार्ज जब लेकर आई, ये रहा Q2, ये Q2 चार्ज में लेकर आया एक और, ठीक है। अब ये Q2 चार्ज से यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बनेगा ये, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ये रहा, और यही पोजीशन वेक्टर को बोलेंगे हम R2P, ये सेकंड वाला चार्ज P तक, तो इस तरह से लिखते हैं बेटा, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। तो इसके कारण इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, मतलब ये चार्ज रखा, अब इसने अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। अब हमें इस पॉइंट पे जानना है, इस पॉइंट पे क्या होगा, तो इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इस पॉइंट पर, क्योंकि याद रखना बेटा जो फोर्स होता है वो अलोंग दी लाइन लगता है, अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग देम, इन दोनों के बीच में जो लाइन है, ये लाइन पर लगेगा फोर्स, और फोर्स के फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है, ठीक है। इसलिए यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी और यहीं पर फोर्स लगेगा, याद रखना। अब ये मैंने डाउट यहाँ पे ये क्लियर कर दिया कि आप लोग पूछ सकते हो सर यहीं क्यों, ऐसे क्यों नहीं, है ना बेटा, यहाँ पे इसलिए कि अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग देम, यह बता चुका हूं कि जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो सेंट्रल इन नेचर होता है, ठीक है। तो इसलिए बेटा यहाँ से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, तो ये लगेगी E2 रिपल्सिव, क्योंकि ये भी प्लस क्यू चार्ज है, और ये जो टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है छोटा सा, ठीक है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है। तो ये टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होगी, ठीक है। तो ये E2 हो गया। अब बेटा इनका रिजल्टेंट निकालो, हमेशा बेटा रिजल्टेंट मिडिल से पास करता है, याद करो ये वेक्टर 11th क्लास का है पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों की मिडिल से पास करने वाला जो ये आ गया रिजल्टेंट, ये हो गया रिजल्टेंट, ठीक है, ये जो मिडिल से पास कर रहा है ये है इन दोनों का रिजल्टेंट। लेकिन अभी भी मेरा मन नहीं भरा, बोल सकते हैं एनसीईआरटी का मन नहीं भरा। एनसीईआरटी ने बोला मैं एक और चार्ज लेकर आया, एक और चार्ज आ गया यहाँ पे Q3,
दिस इज Q3। तो बेटा Q3, अब बोला कि अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो बेटा अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम हम बताएंगे कि ये भी प्लस Q चार्ज है और ये भी प्लस Q चार्ज है। ये वाला चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों ओर बनाएगा और प्लस Q चार्ज पर एक धक्का लगना स्टार्ट हो जाएगा। धक्का मतलब पुश, ठीक है, क्योंकि ये प्लस Q है, ये प्लस Q है, रिपल्शन, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स लगेगा तो इस अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग लगेगा, तो इस तरफ लगा फोर्स, ऊपर के साइड लगेगा फोर्स। ये है बेटा, ये जो देख रहे हो ना, ये है, ठीक है। तो हम यहीं पे बनाते हैं वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये ठीक है, तो ये हो गया आर वेक्टर हो गया यहाँ पे R3P, ये हो गया आर वेक्टर, पोजिशन वेक्टर। तो बेटा ये लग गया E3, ठीक है। अब बेटा आपका डाउट आ सकता है, सर E1 और E2 का जो रिजल्टेंट था वो तो ये था, ये रिजल्टेंट था E1 और E2 का, E1 और E2 का, E1 एंड E2 का। तो सर बताओ अब ये E3 भी आ गई है, E3 भी आ गया, टोटल रिजल्टेंट क्या होगा? तो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट जाएगा वो इनके बीच का जाएगा। देखो ये एक एंगल बन गया, ये और इस तरह से, ठीक है। ये है रिजल्टेंट, ये है रिजल्टेंट, ठीक है, और ये है E3, एक और आ गया ना। अब इनके बीच में इस तरह से पास होगा, तो बेटा ये जो आप देख रहे हो ये हो गया E रिजल्टेंट, ये हो गया E रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2, ये हो गया E रिजल्टेंट ऑफ E1, E2 एंड E3, ठीक है बेटा, इस तरफ। अब बेटा यहाँ पर NCERT का अभी भी मन नहीं भरा, NCERT ने एक और चार्ज लेकर आया NCERT, दैट इज Q4। ये आपको सिखाने के लिए कर रहा है NCERT, ब्लेम मत करना उसको, ठीक है, ताकि आप सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। तो NCERT ने जैसे Q4 चार्ज रखा, पॉइंट चार्ज है बेटा, तो अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग दिस इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये हो गया R4P। तो बेटा यहाँ पर अब इसी तरफ अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग देम एक फोर्स लगा, वो फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और बेटा हमें भी यहाँ पे फोर्स की बात नहीं करनी, फोर्स की बात हमने कर ली पहले। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हमेशा उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में फोर्स है। तो बेटा ये भी अवे लगेगा, अवे फ्रॉम दी चार्ज, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E4। अब बेटा अभी आप बोलोगे, डाउट आएगा कि सर अब बताओ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, लाइक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये जानना है आपको। क्योंकि अभी आपने देखा जो रिजल्टेंट आया E1, E2 और E3 का वो ये है और E4 इस तरफ है। तो बेटा अब इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये, और इसके मिडिल में पास करेगा बेटा रिजल्टेंट, तो ये रिजल्टेंट आ गया फाइनली E रिजल्टेंट ऑफ 4 चार्जेस। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर चार्जेस आते जाएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट है वो चेंज होता जाएगा। बेटा वेक्टर हमेशा क्या होता है ये समझ लो, अगर ए वेक्टर है तो ए वेक्टर होगा ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए की डायरेक्शन, ए कैप, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होगा वो होगा ई का मैग्नीट्यूड इनटू ई कैप, मतलब ई की डायरेक्शन, ठीक है, इस तरह से रहता है बेटा। अब बेटा आपके सामने आएगा क्वेश्चन कि सर अब हम इनका लाइक मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेशन करें, तो ये हो जाएगा E नेट विल बी इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर। ऐसे n टाइम्स अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो आप n टाइम्स यहाँ पर एडिशन कर दोगे और कुछ नहीं। बेटा वेक्टोरियल एडिशन जो होता है वही करना होगा इस तरीके से। तो यहाँ पर ये इस तरह से हम करते हैं सबको ऐड। अब मैं बात करूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको निकालना है E1 की, अगर लाइक सिर्फ और सिर्फ E1 की बात करूँ तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखो ये Q1 चार्ज है, सोर्स चार्ज, हमको सिर्फ सोर्स चार्ज लाइक सोर्स जो चार्ज है उसी से मतलब है। फिर अपॉन में R ऑफ 1P, ठीक है, का स्क्वायर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, इंटू R1P कैप प्लस फिर हम E2 की बात करेंगे तो E2 बेटा ड्यू टू प्लस Q2 चार्ज है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q2 अपॉन R ऑफ 2P का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R वेक्टोरियल, ठीक है, लाइक कैप R कैप, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 चार्ज, Q थर्ड वाला चार्ज, और यहाँ पर अपॉन में R3P का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R3P कैप, ठीक है, ये R2P कैप है ये, ठीक है, R2P कैप। बेटा ये 2P कैप क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन, कि इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, ठीक है, ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं, ये कैप, ये यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं।
फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q4, ये सोर्स चार्ज है, अपॉन R 4P का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R 4P का यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर ये जता रहा है कि यहाँ पर जो E4 की डायरेक्शन है वो इस तरफ है बेटा, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर होता है, ये डायरेक्शन शो करता है। अब बेटा इसको हम समेशन के फॉर्म में कैसे लिखें, तो मैं सब में से ले रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नेट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने ले लिया कॉमन, तो फिर यहाँ पर समेशन आ जाएगा और इनिशियल 1 है और ये एन टाइम्स चलते जाएगा, जितने हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स लेंगे उतने हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे हम Q1। अब ये अभी तो मैं इनिशियली I लिख रहा हूँ क्योंकि I की वैल्यू हो सकती है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डिपेंड करता है अपॉन R के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये R कितना इनिशियल से P तक, ठीक है, इंटू R इनिशियल से P तक का कैप, 1 सेकेंड, इनिशियल से P तक का कैप, ठीक है। तो इस तरह से भी बेटा हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब NCERT में ही है, तो इसको मैंने पूरा यहाँ पे फाइनली बता दिया। क्वेश्चन करेंगे तब बेटा ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम क्वेश्चन भी चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ बातें यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, फोर्स अपॉन चार्ज हो जाएगी, तो फोर्स अपॉन चार्ज से बेटा यहाँ पे SI यूनिट हम लिख सकते हैं, SI यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। और इसकी एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, इसको भी आप याद ही रख लो, वोल्ट पर मीटर, क्योंकि अब आने वाले टाइम में हम पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसकी अगर आपको डायमेंशन फाइंड आउट करनी है तो दैट्स अनदर टॉपिक, हम डायमेंशनल फॉर्मूला में समझेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल 1.8। ये आपके लाइक ऑल जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड उनको क्लियर करेगा, और इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे वो और भी ज़्यादा करेगा। तो एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स h हाइट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जो गिर रहा है h हाइट से गिर रहा है, ठीक है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, इसकी जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर दिया, मैग्नीट्यूड अनचेंज, मैग्नीट्यूड वैसा का वैसा रहा, और फिर क्या हुआ, प्रोटॉन फॉल सेम डिस्टेंस, मतलब ओवरऑल हम लेकर चलते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। हम जानते हैं कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती है, तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। और सेकंड वाले केस में बेटा प्रोटॉन गिर रहा है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, मतलब पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाती है, तो ये यहाँ पर रिवर्स हो गई बेटा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, दोनों साइड ये कर दिया। अब बोला कि टाइम बताओ फॉल अंडर ग्रेविटी, मतलब टाइम बताना है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको एक बात समझनी होगी कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री फॉल कर रहा है, इस पर नीचे लग रहा है mg, ये प्रोटॉन है, ये फ्री फॉल कर रहा है, इस पर लग रहा है mg, लेकिन इस बार मास प्रोटॉन का है, इस बार मास इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे है। बेटा यहाँ से सीख लो, जब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स होता है। इन द केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन द केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स है, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में फोर्स होता है, मतलब इसमें नीचे की साइड ही लगेगा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होती है Q इंटू ई, Q इंटू ई, ठीक है। ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। अब बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के केस में बात करें तो बेटा जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर लग रही है, बेटा इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के केस में अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फोर्स, याद कर लो। नेगेटिव चार्ज के केस में अगर फोर्स इस डायरेक्शन में नीचे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी, याद कर लो इस चीज को।
पॉजिटिव के चार्ज के केस में जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और नेगेटिव चार्ज के केस में जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये कॉन्सेप्ट था, इसलिए एनसीईआरटी ने आपके सामने ये वाला क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो यहां पर भी नीचे की साइड में ही लगेगा Q इंटू ई। ये है QE क्या है, फोर्स। तो बेटा यहां पे दोनों को इक्वल कर दिया, QE इक्वल्स टू mg, mg इक्वल्स टू QE। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ये फॉर्मूला आ गया क्या, मास जो होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर प्रोटॉन का, तो ये आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू QE अपॉन G। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल्स टू QE अपॉन P। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पर लाइक डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला आ गया, लेकिन हमें तो जी का निकालना है ना, जी इफेक्टिव। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा नीचे, और ये हो गया क्या, जी की वैल्यू, जी इफेक्टिव, और यहाँ पर भी जी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई। बेटा 11th स्टैंडर्ड का याद करो, जब आपने पढ़ा था जो टाइम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। तो यहाँ पर ये जी इफेक्टिव है, जब दोनों को डालोगे तो यहाँ पर आप समझ लोगे कि जो टाइम होगा वो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन QE अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन। तो ओवरऑल अभी तो मैंने मास कर दिया, तो एक ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। इससे हम जान गए कि जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो मास होता है वो प्रोटॉन का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए जो टाइम लगेगा वो प्रोटॉन को ज़्यादा लगेगा गिरने में एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो फिलहाल हम क्वेश्चन को यहीं रोकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे कैलकुलेशन है वो तो आप कर ही लोगे, मेन था कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दैट इज एग्जांपल 1.9 फ्रॉम दी एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी अगर एग्जांपल्स ले रही है तो इसीलिए ले रही है कि जो पढ़ाया है उसी को और अच्छे से एक्सप्लेन करें और बहुत अच्छे से समझ आ जाए आपको चीज़ें। ठीक है बेटा, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 2 पॉइंट चार्जेस 10 टू द पावर +8 and 10 to the power -8 respectively placed at 0.1 मीटर अपार्ट। मतलब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। तो बेटा यहाँ पे है 10 टू द पावर ऑफ -8 कूलम एंड यहाँ पर है 10 टू द पावर +8 कूलम। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर अपार्ट, 0.1 मीटर। तो इनके लाइक आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0.1 का आधा करेंगे तो वो आएगा 0.05। तो ये डिस्टेंस है 0.05 और ये डिस्टेंस है 0.05। हमको निकालना है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट ए पॉइंट ये रहा, फिर बी पॉइंट ये रहा, फिर सी पॉइंट ये रहा। ठीक है, हमें इन तीनों पॉइंट पे निकालना। तो हम ये सोच के चलते हैं कि ये दोनों के दोनों पॉइंट कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा है। टेस्ट चार्ज क्या होता है बेटा, एक छोटा सा चार्ज प्लस क्यू चार्ज। तो ए पर रखा है, बी पर रखा है, सी पर रखा है। हम वन बाय वन एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, तो एट ए पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो क्या होगा एट ए पॉइंट। तो बेटा अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है तो ये प्लस क्यू चार्ज इसको धक्का देगा, पुश करेगा, तो इस पर यहाँ पर इस तरफ लगेगी इलेक्ट्रिक लाइक फोर्स लगेगा। और जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है प्लस के केस में, प्लस चार्ज के केस में, उसी डायरेक्शन में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 चार्ज। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 चार्ज आ जाएगा। और चलो मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 टू द पावर 9, 9 × 10 टू द पावर 9। ठीक है, यहाँ पर राइट। अभी यहाँ पर है कितना Q1 की वैल्यू 10 टू द पावर +8 दी है, 10 टू द पावर +8 कूलम अपॉन r स्क्वायर। बेटा ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की दैट इज 0.05 मीटर। तो 0.05 का स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू
दिस माइनस सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए पॉइंट, ये ए पॉइंट पे निकालना है ना, पहले हमें ए पे निकालना है, फिर बी पे, फिर सी पे। तो ए पर अब माइनस के कारण कितना आएगा, माइनस वाले चार्ज के कारण, तो बेटा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 माइनस ऑफ Q2, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 8 कूलाम अपॉन ये डिस्टेंस 0.05 का होल स्क्वायर। बेटा याद रखना, हमें हमेशा अगर इन दोनों को ऐड करना, नेट निकालना, यहाँ पे क्या निकालना, नेट। इसके कारण तो इस तरफ लगा ही, ये माइनस चार्ज है और माइनस चार्ज के कारण भी, माइनस चार्ज बेटा अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज को, तो इस वाले चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर अट्रैक्ट होगा, इस तरफ लगेगी, तो ये इस तरफ लगेगा फोर्स, ठीक है। और ये तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज है ना, टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही है ना, तो इसके केस में यहाँ पर इसी तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे ये सीखा, सॉरी एक दिया है 10 टू द पावर +8, एक दिया है 10 टू द पावर -8 कूलाम रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, दोनों ऐड हो जाएंगे वेक्टोरियल, लाइक यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, तो E1 + E2 आएगा। जब E1 और + E2 आएगा ई नेट निकालने के लिए, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में दोनों का जो आंसर आना चाहिए वो यहाँ पर आ जाएगा अराउंड 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। बेटा याद करो, मैंने यूनिट इसका बताया हुआ है आपको, ठीक है। सॉरी ये तो अकेले का आएगा 3.6, तो यहाँ पर 2 बार हमको इसको ऐड करना पड़ेगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलाम, तो ये आ जाएगा 7.2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। ये कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, हमको मेन कॉन्सेप्ट सीखना था। तो इस तरह से हमने ए पॉइंट पर तो निकाल लिया, बात करते हैं बी पॉइंट पर। ये रहा बी पॉइंट, अब बी पर कैसे निकालेंगे, तो पहले तो बेटा ये वाला चार्ज कुछ इसमें फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लाइक ये देखो बी पॉइंट पर यहाँ पे मान लेते हैं +Q चार्ज रखा हुआ है छोटा सा, तो बेटा ये +Q क्या करेगा, इसको धक्का देगा, इस तरफ धक्का देगा, और जिस तरफ यहाँ पे फोर्स होगा उसी तरफ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो यहाँ पर आ गई E1, ठीक है, एट बी पॉइंट, अब मैं यहाँ निकालूँ एट बी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी पहली इलेक्ट्रिक फील्ड E1 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर चार्ज कितना है 10 टू द पावर पहले तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के की वैल्यू, फिर यहाँ पे 10 टू द पावर +8 अपॉन R स्क्वायर कितना, R की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे ये जो दूरी दी गई है ऑलरेडी डायग्राम में 0.05, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये अभी हमने कैलकुलेशन करा था, कितना आया था 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। अब हम निकालेंगे ड्यू टू दिस चार्ज, बेटा ये पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करो, ये 1 मीटर दिया है और ये 0.5 है, तो ये टोटल कितना हो गया, बेटा 1.5 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड, ये है 0.05, दिस इज 1 मीटर, दैट विल बी 1.05, तीनों को ऐड करेंगे तो ये 5, 10, 15 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.15 मीटर, ठीक है बेटा। चलो ये 0.1 दिया था, तो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे इस वाले चार्ज के कारण इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। बेटा ये नेगेटिव है, खींचेगा अपनी तरफ, ये अपनी तरफ खींचेगा, जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगेगी बेटा E2, ठीक है, एट बी पॉइंट। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, चलो निकाल लेते हैं। ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक E2 विल बी इक्वल्स टू एट बी पॉइंट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है बेटा 10 टू द पावर -8 कूलाम अपॉन R का स्क्वायर, मतलब 0.15 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये E2 आ जाएगा, दैट विल बी 4 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे 3 आ जाएगा न्यूटन पर कूलाम। बेटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब दोनों का माइनस होगा, E1 और E2। बेटा अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं, जैसे कि यहाँ पर थे एक केस में, तो ऐड हो जाते हैं वेक्टर में, और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो बेटा माइनस हो जाता है, ये है वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ई नेट निकलेगा बी पॉइंट पर एट बी पॉइंट, ये आएगा, ये था एट ए पॉइंट, ये आएगा E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, ठीक है। तो E1 और E1 का जो था 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 और 4 इंटू 10 टू द पावर 3 को जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है।
ये कैलकुलेशन कर लेना। अब हमें फाइंड आउट करना है एट पॉइंट सी। तो बेटा यहां से देखते हैं, ये वाला चार्ज इसको पुश करेगा, धक्का देगा, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं कि इस पॉइंट पर एक प्लस क्यू टेस्ट चार्ज लेकर आए हैं, छोटा सा, जिसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी यहां पर पुश करेगा, धक्का देगा, लेकिन धक्का कैसे देगा? ऐसे नहीं कहीं इस तरफ दे दिया उस तरफ उड़ा दिया, ऐसे नहीं, along दी लाइन ज्वाइनिंग देम। तो बेटा यहाँ पे along दी लाइन ज्वाइनिंग देम, ये रही लाइन, तो इस लाइन में ही देगा, मतलब इस तरफ, और जिस तरफ फोर्स लगता है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है प्लस चार्ज के केस में। तो बेटा यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा E1 वो इस तरह से लगेगा, ठीक है। अब बेटा माइनस चार्ज की बात करूं तो माइनस चार्ज भी अपनी तरफ खींचेगा, तो बेटा इस तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो बेटा ध्यान रखो, अगर एक ये जो है यहाँ पर, अब हम यहाँ पे एंगल निकाल लेते हैं बेटा। तो एंगल क्या होता है, देखो ये है अगर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू बेटा क्या होती है, कॉस थीटा इक्वल्स टू, आप याद करो कॉस थीटा की वैल्यू आपने पढ़ी होगी, क्या कॉस थीटा होता है परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हम निकालें, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, यहाँ पर इसमें हम निकालते हैं कॉस थीटा। तो ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है 1, तो 1 आ गया नीचे, और बेस है यहाँ पे 0.505, ठीक है। तो कॉस थीटा 0.05 ये कब होता है, ये जब होता है जब यहाँ पे एंगल होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, और यहाँ पर ये हो गया 120 डिग्री एंगल। थोड़ी सी ज्योमेट्री यहाँ पर लगानी पड़ेगी, ठीक है, 10 तक की, ये 120 डिग्री है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी बेटा 120 डिग्री हो गया। याद करो प्रीवियस वीडियो में मैंने सिखाया था आपको, जब दो फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो वही उसका नेट हो जाता है बेटा। ये मैंने आपको यहाँ पे जो E1 वेक्टर है, E2 वेक्टर है, ये दोनों जस्ट बिकॉज इक्वल हैं एक दूसरे के, तो इनका जो E नेट आएगा वो भी इक्वल हो जाएगा E1 वेक्टर के, और वही इक्वल हो जाएगा E2 वेक्टर के। तो बेटा यहाँ पर जो E नेट हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, वो E नेट की वैल्यू E1 के बराबर आएगी, और E1 की वैल्यू मैं आपको पहले बता दूँ कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू है 10⁻+ का 8 अपॉन R स्क्वायर। R कितना है, 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर। ये पूरा कैलकुलेशन करोगे जब आप, तो यही वैल्यू आ जाएगी बेटा, इक्वल्स टू 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड से ये क्वेश्चन। मैं डैम श्योर हूं बिकॉज एनसीईआरटी के दोनों एग्जांपल बहुत अच्छे एग्जांपल थे। मैंने इनको डिटेल्ड में यहाँ पे इसलिए कराया, इनको शॉर्टली भी करा सकता था, जस्ट बिकॉज आई वांटेड यू टू प्लीज लाइक लर्न हाउ टू अप्लाई दी कॉन्सेप्ट विच आई हैव टॉट यू। ओके, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया उसको कैसे आपको अप्लाई करना है यहाँ पर, वो मैंने आपको इस क्वेश्चन में कंप्लीटली विद द बेसिक आपको सिखाया। तो बच्चों सो फाइनली अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए, दैट इज 1.9 फ्रॉम द एनसीईआरटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो बेटा ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को और बेहतर समझने के लिए हमने यूं मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन में कुछ लाइंस हम ड्रॉ कर देते हैं, तो उन्हीं को बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये एक पिक्टोरियल इमेजिनरी लाइक कॉन्सेप्ट है बेटा। जैसे कि यहाँ पर हम ऑलरेडी जानते हैं कि +Q चार्ज अगर रखा है, पॉइंट चार्ज, तो इसके चारों ओर एक फील्ड होगी, और उस फील्ड ये फील्ड हो जाएगी कि इस फील्ड में कोई भी टेस्ट चार्ज को हम लेकर आएंगे तो वो एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है, अगर हम टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं। और ऐसे ही बेटा हमने यहाँ पर देखा कि अगर माइनस चार्ज है तो ये एक्सपीरियंस करेगा, अगर माइनस चार्ज यहाँ पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो इसके चारों ओर एक पर्टिकुलर फील्ड होगी, पर्टिकुलर स्पेस होगा 3D डायमेंशन में, लाइक 3 डायमेंशन में। तो उसमें अगर हम +Q चार्ज लेकर जाते हैं तो वो अट्रैक्शन फील करेगा, ये हम सीख चुके हैं। तो बेटा उन्होंने अट्रैक्शन को दिखा दिया कि वो अट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खींच रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई फोर्स लग रहा है, तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ना, अट्रैक्शन हो रहा है ना। तो बेटा इन्होंने क्या बोला, लाइक एज पर दी एनसीईआरटी, एज पर दी यूनिवर्स, जो कि आज की डाइट में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट, एज पर देम
कि एक फील्ड लाइंस होती हैं जिनको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, ये लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। ये टुवार्ड होती हैं माइनस क्यू चार्ज और ये अवे होती हैं फ्रॉम दी प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि ये पुश करती हैं। ये शो कर रहा है कि यहाँ पर ये जो लाइंस आपको दिख रही है प्लस क्यू से निकल रही हैं, ये शो कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना एक पर्टिकुलर, ये सीधे चलती जाएगी, कभी भी ये टर्न नहीं करेगी अगर इसको इंटरफेयर ना किया जाए। तो यहाँ से हमने पहली बात सीख ली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, पिक्टोरियल है, देखिए हम और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाए इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये प्लस क्यू चार्ज से अवे जाती हैं, माइनस क्यू चार्ज के टुवार्ड आती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं कि बेटा जब ये प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, तो बेटा ये जाना तो सीधे जाती हैं बिल्कुल लाइक इनफाइनाइट तक, लेकिन यहाँ पर तो चली जाएंगी, यहाँ से प्लस क्यू चार्ज से तो निकलती हैं, ये प्लस क्यू चार्ज से निकलती हैं क्योंकि प्लस क्यू चार्ज से निकलती हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज से निकलेंगी, प्लस क्यू चार्ज से निकलेंगी, ठीक है। लेकिन बेटा हम जानते हैं यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज से निकलेंगी, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। अब बेटा यहाँ पर भी तो निकलेंगी, जब ये यहाँ पर निकलेंगी तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा रिपल्शन, और रिपल्शन होने के कारण बेटा यहाँ पर ये यहाँ ना जाते हुए क्योंकि ये बेटा एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर बेटा ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी तो बेटा पहले मैं बता दूं, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर आप एक टेंजेंट डालते हो, बेटा टेंजेंट क्या होता है वो समझ लो बेटा। देखो एक सर्कल होता है, इस सर्कल पे अगर कोई भी लाइन छूकर निकल जाए इस सर्कल को, जैसे कि ये लाइन छूकर निकल गई, ये लाइन छूकर निकल गई, ये लाइन छूकर निकल गई, तो बेटा इसे बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट यहाँ पर डायरेक्शन बताता है बेटा, ठीक है। तो अगर हम कोई भी टेंजेंट डालते हैं यहाँ पे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। ये कहना चाहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जानने में मदद करती हैं। हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट डालते हैं तो वो हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको ये सीखना है कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती बेटा, क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी तो बेटा इस पॉइंट पर आप देख सकते हो, अगर आप टेंजेंट डालोगे तो एक टेंजेंट तो इस तरफ जाएगा, एक टेंजेंट इस तरफ जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक पॉइंट पर बेटा दो हो जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। क्या बेटा एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग सकती है? नो बेटा, नॉट एट ऑल। इसलिए ये कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ये भी आपको लिखना है बोर्ड्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इसलिए बेटा और आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये पता ही है कि प्लस क्यू चार्ज से निकलती हैं और बेटा ये यहाँ पे एक दूसरे को रिपेल कर देती हैं और इस तरफ चली जाती हैं, इस तरह से यहाँ से निकलेगी और इस तरफ एक दूसरे को रिपेल कर देंगी, रिपेल, ठीक है बेटा। तो इस तरह से निकलती हैं बेटा, इतना समझ लिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। अब हम नेक्स्ट समझते हैं बेटा कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो बेटा माइनस क्यू में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, तो बेटा होगा क्या? यहां से निकल रही है, 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 माइनस क्यू में आ रही है, माइनस क्यू में आ रही है, ठीक है। माइनस क्यू में आ रही है और माइनस क्यू में आ रही है। तो बेटा अब यहां से जो निकलेंगी वो डायरेक्ट माइनस क्यू में जाएंगी, यहां से जो निकलेंगी वो डायरेक्ट माइनस क्यू में जाएंगी, यहां से जो निकलेंगी वो डायरेक्ट माइनस क्यू में जाएंगी। तो कुछ बच्चों को लगता है कि यहाँ पे क्लोज लूप बना रही है, बेटा ये तो सीधे जाना चाहती थी, वो तो इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि माइनस क्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ये सीखा है यहाँ पे कि टुवार्ड दी माइनस चार्ज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस कारण ये इसके अंदर चली गई, अदरवाइज ये क्लोज लूप नहीं बना सकती। ये भी स्टेटमेंट आपको बोर्ड के एग्जाम में मेंशन करना है बेटा, ठीक है। तो इतना आपने सीख लिया। अब इसके बाद हम जानते हैं, जैसे मान लो ये कोई चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, तो बेटा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे एक पूरा सर्कल है, ये S2 सर्कल है, ये इसका एरिया, इसका एरिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक, ये एज पर दी एनसीईआरटी में बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये A2 है, दोनों की बात करता हूँ, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग होगी, यहाँ पर स्ट्रांग होगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वीक। इसका रीज़न बता देता हूँ। एनसीईआरटी ये कहती है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर नजदीक होती हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, उनका अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है, वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होती है बेटा। देखो प्लस क्यू चार्ज के पास में देखो बेटा नजदीक नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिख रही हैं, ठीक है, नजदीक है मतलब इनकी डेंसिटी ज्यादा है बेटा, और इसलिए यहां पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू दिस। देखो यहां पर कितना दूर दूर है, मात्र 2 है, इतने ही स्पेस में मात्र 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पर 3 आ चुकी हैं बेटा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इतनी ही स्पेस में 3 आ जाएंगी, तो इस कारण बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है बेटा। एनसीईआरटी ऐसा कहती है कि जो चार्ज होता है उसके नज़दीक में ज़्यादा डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इसलिए बेटा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ के बाद हम लास्ट पॉइंट सीखने जा रहे हैं कि कंडक्टर के केस में आपको हमेशा याद रखना है जो इलेक्ट्रिक, अगर कोई कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर है तो इसके हमेशा नॉर्मल होगी, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कोई भी कंडक्टर हो किसी भी शेप का हो हमेशा नॉर्मल होती है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर बेटा, हमेशा परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर कोई भी टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो तो वहां से पता पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी की वही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमेशा परपेंडिकुलर होती है कंडक्टर के केस में। तो बेटा ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स।